नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मौसम का मिजाज भी अच्छा है आजकल तो, लेकिन मुझे पता चला है कई बच्चों से बात करके कि बच्चों का मिजाज ठीक नहीं है। मतलब पढ़ाई को लेके वो जो सीरियसनेस होनी चाहिए ना, वो सीरियसनेस दिख नहीं रही है। रीज़न क्या है? वो बहानेबाजी में अभी भी चल रहे हैं। और ये बात बहुत मैं क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ आपको। अगर आप वो इंसान हैं, वो स्टूडेंट हैं, वो एस्पिरेंट्स हैं जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी सोच रहे हैं, ठीक है, सो ये जब तक आपकी जिंदगी में रहेगा, ठीक है, एक्स के साथ जो है क्यूज लगा रहता है, ठीक है, बहाना, ठीक है, किससे? खुद से या सेल्फ से, और दूसरों से भी, पेरेंट्स से या गार्जियन से। और मैं वैसे पेरेंट्स से भी पूछना चाहूँगा, हालांकि वो वीडियो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन पेरेंट्स से पूछना चाहूँगा कि मतलब वो अपने बच्चों की मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर पाते हैं। मतलब इतना टाइम तो आप निकाल सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, जिससे कि मॉनिटरिंग कर सकें कि बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका इंटेंशन सही जगह पे है या नहीं है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो है ना आज के समय में, पहले भी थे लेकिन आज के समय में जो गैजेट्स और टेक्नोलॉजी और यूट्यूब से लेके एप्लीकेशन से लेके हर चीज़ आ गई है, अलग अलग सोशल मीडिया, तो बच्चे ज़्यादा वहाँ पे इंगेज हैं। हालांकि उनका इंगेजमेंट होना कहाँ चाहिए, यहाँ पे। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के बेसिस पे, केवल ये मैं पर्सनल लेवल पे मैं बात किया हूँ बच्चों से, और पता है कि उनका लेवल कहाँ है। और अगर नहीं तो आप मुझे बता दो कि आपका नहीं है। बहुत सारे बच्चे अभी 8 जुलाई का वेट कर रहे हैं। सोचिए, 5 मई का उनका एग्जाम खत्म हुआ है नीट का, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, श्योर है सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी वो 8 जुलाई जो सुप्रीम कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट या जो भी सुनवाई है उसका वेट कर रहे हैं। सोचिए कितनी डिसमल है आप लोगों की। इसको डिसमल नहीं बोलते, इसको पैथेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथेटिक। यू ऑल आर पैथेटिक इफ यू आर थिंकिंग दिस वे। आप अपनी पढ़ाई के लिए लेके ना जरा सा भी सीरियस नहीं, इस बात को जान लीजिए। आपको ये बात बुरी लग रही होगी शायद, लेकिन इससे इससे बेकार बात कुछ नहीं हो सकती है। यू आर नॉट कंसर्न अबाउट, आप सोच रहे हैं कि हम एक ऑनलाइन कोर्स ले लिए हैं, ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन कोर्स ले लिए हैं भैया, चल रहा है सिस्टम, अब साल भर के बाद पता चलेगा कि पढ़ाई किए हैं कि नहीं किए हैं। अपने को इवेल्युएट ही नहीं कर रहे हैं आप, अपने को इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं आप। इसी इवेल्युएशन के लिए जो है ना ISL जो है, ठीक है, हमारी भी कोचिंग और भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं, सब लोग जो है ना टेस्ट सीरीज लेके आती है। तो बहुत सारे जगह का टेस्ट सीरीज शुरू हो गया है, ठीक है। हमारा टेस्ट सीरीज जो है ना अगस्त से प्लान होगा, अगस्त 2024 से, ठीक है। और वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। और सबसे एडवांटेज और एडवांस फीचर यहाँ पे ये है कि सारे जो भी टेस्ट होंगे ना इसका, उसका क्लासरूम डिस्कशन होगा, क्लासरूम डिस्कशन होगा, समझ रहे ना। ये नहीं मिलेगा आपको जल्दी। ये आपको कहीं पे भी मिलेगा ना तो आपको यूट्यूब लेक्चर के माध्यम से थोड़ा बहुत वो एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, लेकिन प्रॉपर और सारी चीज़ों का जो है डिबेट डिस्कशन नहीं होगा। और ऐसा तो नहीं होगा जहाँ पे आपका उसके सराउंडिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं या पैराग्राफ है, वो कॉन्सेप्ट और क्लैरिफाई हो जाए। सो प्लीज़ अभी आप ना, आपके पास टाइम है, अब क्लास भी शुरू हो गई, 11th में है, 12th में है, तो बाकी 12th ड्रॉपर हैं, तो प्लीज़ इसके जो 8 जुलाई का टाइम है और जो टाइम बिता चुके हैं उसको छोड़िए। अभी से आप पूरा तुरंत जो है फोकस्ड वे में आप चीज़ें करिए। अगर ऑनलाइन सिस्टम में आप पढ़ाई कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप पढ़िए, आपको लगता है वहाँ बेहतर है, आप कंसंट्रेट करके पढ़ सकते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो आप पढ़िए, नो डाउट। लेकिन आप इवेल्युएशन के लिए हमारे यहाँ आइए, हम आपका पर्सनल लेवल पे 1 to 1 डिस्कशन करेंगे, कस्टमाइज वे में चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ। सो प्लीज डू थिंक अबाउट दिस, ओके। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें एक लेक्चर हमने खत्म किया था। मैं बहुत फास्ट नहीं चल रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से, मैं जैसे प्लान किया हूँ उस तरीके से चल रहा हूँ।
और ये इस हिसाब से ना आपका बायो का सिलेबस, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ जितना भी होगा, बायोलॉजी का टोटल 11th प्लस 12th सिलेबस जो है ना, ये आपका जैन तक खत्म हो जाएगा, जनवरी 2025 तक, मैक्स टू मैक्स। हम दिसंबर तक का टारगेट लेके चले, जैन तक खत्म हो जाएगा। और जब ये एक बार खत्म होगा ना, अभी हम देख रहे हैं, इसके बाद हम खाली टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। अभी भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी लेक्चर भी है कि भाई कुछ क्लास लेनी है एक एक, तो इसलिए नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा और भी इंगेजमेंट है हमारा रिसर्च और बाकी चीज़ों को लेके। सो आप थोड़ा सा भी फोकस्ड वे में हमारे खाली क्लास को फॉलो करिए, और जो हम बताते हैं वैसे प्लान को फॉलो करिए ना, वही 2:2:1 की स्ट्रेटजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जितना भी आप टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, सो आपका काम बन जाएगा। बहुत तरीके से बनेगा, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा कुछ स्ट्रेटजी को। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है चैप्टर 9। चैप्टर 9 कौन सा? बायोमॉलिक्यूल्स। क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स। समझ रहे हैं ना? और ये यूनिट नंबर 3 है, नहीं यूनिट नंबर 3। कौन सा? जो सेल वाला टॉपिक है उसमें। तो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 8 सेल, बायोमॉलिक्यूल, सेल साइकिल हम पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटा, हमने बेसिक स्ट्रक्चर और चीजें देख ली थी, वो आप पीछे वाले लेक्चर में चले जाइएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आई बटन पे, या वैसे भी आपको लिंक हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, नहीं तो वहां पे मिल जाएगा आपको। सो आप पीछे वाले लेक्चर को देख लेंगे तो आपको कनेक्शन में आसानी होगी। यहाँ पे एक वर्ड दिया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो इसका मतलब तो सबको पता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। प्राइमरी को डिनोट ऐसे करते हैं, सेकेंडरी को डिनोट ऐसे करते हैं। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन आपने केमिस्ट्री में देखा होगा। लेकिन ये क्या है, मीनिंग तो इसका समझना है, ठीक है, मीनिंग इसका समझना है, ठीक है। मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स, आपने मेटाबोलिज्म का नाम सुना है? मेटाबोलिज्म या मेटाबोलिज्म, ठीक है, थोड़ा देहाती लैंग्वेज मेटाबोलिज्म हो जाएगा, और नहीं बहुत अच्छे लैंग्वेज में आप बोलेंगे मेटाबोलिज्म हो जाएगा, ठीक है। सो मेटाबोलिज्म बोलिए चाहे मेटाबोलिज्म बोलिए, जो भी बोलिए, मेटाबॉलिज्म जो हमारा होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करते हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल जो कि मेटाबॉलिज्म में या आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में या मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट होते हैं या इंग्रेडिएंट भी होते हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट भी होते हैं और प्रोडक्ट भी होते हैं। नहीं, यहाँ पे आप मेटाबॉलिज्म लिखिए और यहाँ पे आप प्रोडक्ट बनाइए, भाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी का प्रोडक्ट है कोई भी चीज ना, और इंग्रेडिएंट भी कुछ होगा तो इंग्रेडिएंट है। ये सारे जो है ना इंग्रेडिएंट और प्रोडक्ट्स, ये सारे ओवरऑल क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। ये क्या होते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल। बेसिकली बिगर भी हो सकते हैं, मतलब शेप एंड साइज जो होता है वो डिफरेंट होगा। मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं? अलग अलग होगा, ऐसा नहीं कि सारे मेटाबोलाइट्स का साइज शेप एक ही है, अलग अलग होगा, क्योंकि वो उनका नेचर अलग होता है, ठीक है। सो दीज आर दी मेटाबोलाइट्स। तो ये कंपाउंड्स होते हैं, बहुत ढेर सारे हैं शरीर में भाई। आपकी जो ग्रोथ या डेवलपमेंट में या जितनी भी एक्टिविटी होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल ऐसे छोटे बड़े पार्टिसिपेट करते हैं। उन सारे को मिला के हम क्या बोलते हैं? ओवरऑल मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। और ये होता कहाँ है? अरे भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होगा ना, डेड में कहाँ होगा? लिविंग में होगा। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ होती है? लिविंग में ही होगी। कहानी समझ में आएगी नहीं? ओके। अब प्राइमरी सेकेंडरी की क्या बात है? प्राइमरी और सेकेंडरी, तो यहाँ पे हम क्लियर करते हैं आपको बहुत बेसिक और एक शब्दों में। प्राइमरी, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं हम ऐसे, मेटाबोलाइट्स, ठीक है, और यहां पे करते हैं हम प्राइमरी और यहां पे करते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स वो हैं, दीज आर द मेटाबोलाइट्स which directly participates in the
organisms physiological activities overall growth and development। समझ में आया? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी में जो मेटाबोलाइट्स पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली, ये वर्ड पे आपको गौर करना है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और ऐसे मेटाबोलाइट्स या मॉलिक्यूल जो सेकेंडरी क्या बोलते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, हाँ, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व किसमें? इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बोलते हैं। कहानी एकदम से क्लियर। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का अभी एग्जैक्ट नेचर या एग्जैक्ट फंक्शन बहुत सारे केसेस में हमको पता नहीं चला है, लेकिन कुछ फंक्शंस जो है पता चले हैं। ठीक है, डिफेंस के लिए आता है, ठीक है, बेसिकली डिफेंस में आएगा इनका रोल। इसके अलावा कुछ और बाई प्रोडक्ट बनते हैं तो उनका रोल उनकी बॉडी के लिए नहीं पता है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। जैसे गम बन गया, कुछ इसेंशियल ऑयल है, तो इसेंशियल ऑयल का तो ये भाई वो डिफेंस की तरह काम करता है, लेकिन हम उसका यूज अपने लिए करते हैं, सेंट निकालते हैं। स्पाइसेस हैं, ठीक है, स्पाइसेस हैं, तो उसका जो इसेंशियल ऑयल है जो हम फूड में डालते हैं तो उसी का टेस्ट तो हमको मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों का अभी हमको डायरेक्टली नहीं पता चला है कि वो प्लांट के लिए कैसे एडवांटेज है या इसेंशियल है, लेकिन हमारे लिए या इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट में हम उसको यूज कर रहे हैं उसमें वो फायदा दे रहा है हमको। ठीक है, हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट में उनका रोल है। क्लियर है? तो ऐसे को हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में नॉर्मली आपको कौन से कंपाउंड देखने को मिलेंगे? बेसिकली जो आपके जैसे मेटाबोलाइट्स प्रोटीन है, आपकी बिल्डिंग ब्लॉक होता है भाई। ठीक है, बात करते हैं तो मेम्ब्रेन, जहाँ पे मेम्ब्रेन मिलता है मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट भी वही है, आप प्लांट के लिए काम करता है स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल में ग्लाइकोजन का काम होता है, उसी से पूरी एनर्जी मिलती है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो दीज आर दी डायरेक्ट, दीज आर दी मटेरियल या दीज आर दी, जैसे ये है एल्कलॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, रबर ऑयल्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, कलर्ड पिगमेंट है, सेंट है, गम्स है, स्पाइसेस हैं। इनका रोल कुछ का रोल तो हमको पता चलेगा, बेसिकली डिफेंस में है बेसिकली, लेकिन उसके इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या रोल है पता नहीं है हमें। ठीक है, समझ रहे ना? एंटीबायोटिक्स का जैसे रोल है, तो भाई ये एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया को मारता है, प्रोड्यूस हो रहा है फंजाई से, तो ऐसे भी बैक्टीरिया को यकीन करता है जो उस फंजाई को कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई इसका रोल एग्जैक्टली नहीं पता है। हालांकि इसका यूज सोचिए, एंटीबायोटिक का यूज जो है पूरी मेडिकल इंडस्ट्री को, मेडिकल फील्ड को क्या कर दिया है, एकदम रिवोल्यूशनाइज कर दिया था। जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का, ठीक है, पेनिसिलिन का डिस्कवरी जब हुआ था उसके बाद सोचिए इतनी डिफरेंट की फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन है, टॉप क्लास एंटीबायोटिक डेवलप हुई, और बहुत सारी डिजीज का जो कि पहले इनक्योरेबल थी, नॉन ट्रीटेबल थी, उनको हमने ट्रीट किया। ठीक है, तो इकोनॉमिक बेनिफिट और सोशल, लेकिन ये वाला बेनिफिट जो है ना हम नहीं देखे अभी तक, जो प्लांट के लिए खुद होना चाहिए वो हमको एग्जैक्ट बहुत सारे केसेस में। क्लियर है कहानी? ओके, ये कहानी समझ में आई। प्राइमरी क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, तो बस यही है। ठीक है, आप इतना कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आपको आंसर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जरा से भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम दिए हुए हैं, आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। जैसे पिगमेंट्स होते हैं, तो पिगमेंट्स आपको पता है कैरोटीनॉइड्स, गाजर में देखते हैं ना, गाजर, कैरेट्स,
कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, तो इसका कलर ऑरेंजिश कलर में देखने को मिलेगा। एंथोसायनिन्स, ठीक है, स्पेशली ब्लू या वायलेट कलर ये प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली प्लांट के केस में, तुलसी में भी देखिए या जितने भी ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं तो एंथोसायनिन नेचर, ठीक है, ये साइनिन है ना साइनाइड से, तो ये कॉपर कलर या ऐसे ब्लू कलर वाला जो ये है ना ऐसे टाइप से आपको दिखेगा हल्का, मतलब वायलेट भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, उसी में शेड जो है बदलेगा, वो डिपेंड करेगा कि एंथोसायनिन का नेचर क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये क्या है, पिगमेंट्स है। एल्कोलॉइड्स जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडेन हो गया, एक्सेट्रा, ये हम पढ़ेंगे, ड्रग में पढ़ेंगे। मॉर्फिन पता है ना, ओपियम, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इसका बहुत ज्यादा यूज किया गया था, आज भी होता है। मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट में पूरा का पूरा एकदम से ऐसे चिथड़ा उड़ गया है हाथ का, पैर का, ठीक है, आपका एक्सीडेंट तगड़ा हो गया, वार पे गए हैं, वहां पे आपका बम से पूरा पैर उड़ गया है, तो आपको नॉर्मल मेडिसिन दर्द की काम नहीं कर पाएगी, तो वहां पे क्या काम करता है, ओपियम काम करता है, ठीक है। यही एक होता है मॉर्फिन, जिसके बेसिस पे मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाएंगे और आपको दर्द से राहत मिल जाएगी, समझ रहे हैं ना। बहुत बहुत जो क्या बोलते हैं इसका यूज जो है ना वर्ल्ड वार के टाइम पे बहुत ज्यादा लेवल पे या बहुत वाइडेस्ट लेवल पे हुआ था, आज भी होता है, लेकिन नॉर्मली अब इसको एज अ ड्रग, जो मेडिसिनल ड्रग नहीं, इसको एज अ ड्रग्स लोग यूज करते हैं, ठीक है। यूफोरिया कंडीशन क्रिएट करने के लिए, यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब समझते हैं ना, ऐसी फीलिंग जैसी आपको आज तक कभी नहीं हुई हो, ठीक है, जन्नत की फीलिंग। तो ये जन्नत की फीलिंग के लिए लोग जो है ना ये क्या करते हैं, मॉर्फिन और कोडीन या जो अफीम है जिसको हम सीधे सीधे बोलते हैं, या जिसको हीरोइन बोलते हैं, ठीक है, अफीम हो गया, हीरोइन हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, इसी के लिए लेते हैं ना। एल्कोहल तो बहुत कम लेवल है बाबा, एल्कोहल का लेवल तो उस यूफोरिया से बहुत कम है, इसका अलग ही यूफोरिया होता है। हालांकि ट्राई मत करिएगा, अभी आप लोग नादान हैं, बच्चे हैं, तो इसका साइड इफेक्ट भी बहुत होता है और बहुत एडिक्टिव होते हैं ये सारे, और आप ही लोग जो होते हैं ना ये सब जो है एडिक्शन आप ही लोगों के लेवल पे ज्यादा क्रिएट होता है, क्योंकि आप लोग जो है हीरो बनने के चक्कर में हीरोइन लेते हैं और उसी में आपकी कहानी जो है बन जाती है, ठीक है। टर्पिनोइड्स है, ठीक है, जैसे मोनोटर्पिन है, डाइटर्पिन्स है, ये बेसिकली अगर इसकी भी बात करें तो ये टर्पिनोइड्स जो होते हैं, आप बताइएगा कि इनका एग्जैक्टली मतलब रोल क्या होता है, नाम जो होते हैं मोनोटर्पिन या डाइटर्पिन है जो भी होते हैं। इसेंशियल ऑयल है तो इसमें लेमन ग्रास ऑयल हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं, जो भी आपको सेंट मिलता है वो इसेंशियल ऑयल की वजह से ही होता है किसी भी प्लांट में। जैसे लेमन का अलग, ये लेमन ग्रास की बात कर रहा है, लेकिन नींबू भी आप सूंघेंगे तो उसकी अलग स्मेल होगी, टी लीव्स को आप सूंघेंगे तो उसकी अलग स्मेल होती है, ठीक है। कैम्फर कपूर को सूंघते हैं तो उसकी अलग स्मेल होती है, लौंग को सूंघते हैं तो उसकी अलग स्मेल होती है। किस लिए होती है, लौंग इलायची जो भी होता है इसेंशियल ऑयल की वजह से होती है, समझ रहे हैं ना। टॉक्सिन हो गया, ये ऐसे होते हैं जो कि डेंजरस होते हैं, जैसे एब्रिन एक टॉक्सिन है, और रिसिन, रिसिन कहां से निकाला जाता है, ये चिया सीड देखे ना, चिया सीड, वो चिया सीड नहीं जो खाते हैं, ठीक है, ये चिया गांव में बोलते हैं चिया, रिसिनस कम्युनिस। अरंडी, अरंडी का तेल आता है, पता है कि नहीं, अरंडी, अरंडी का तेल, ठीक है। सो अरंडी का तेल या रेंडी का तेल बोलते हैं, रेड़ी, रेड़ी का तेल, ठीक है, ये रिसिनस कम्युनिस पूरा नाम है इसका, यहाँ से निकाला जाता है। आप देखे होंगे आसपास अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आप देखे होंगे इसका तेल पेरा के लोग रखते हैं, मतलब इसकी इस तेल का है ना इस पिलर से निकाल के लोग रखते हैं, बहुत सारे काम आता है बहुत सारी चीजों में। लेकिन यहाँ पे एक पॉइजनस सब्सटेंस भी पाया जाता है जिसको रिसीन बोलते हैं, पॉइजनस होता है, अगर किसी को दे दो ना ढंग से तो मर जाएगा बेचारा, ठीक है, जहर है ये। इसके अलावा लेक्टिन, जैसे कौन कैनावेलिन ए, ये नाम याद रखना है और इसके सामने ये भी याद रखना है भाई कि है क्या ये, ठीक है, किस किस कैटेगरी में है, ये कैटेगरी भी याद रखनी है। आप रिसिन को एल्कलॉइड मत बोल देना, नेचर क्या है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे टॉक्सिन लिखा है तो यू मस्ट राइट एंड मस्ट रिमेंबर दिस ओनली। ड्रग्स की कैटेगरी अलग है, ये मेडिसिनल वाला है, क्या विनब्लास्टिन है, क्यूरक्यूमिन है, तो विनब्लास्टिन, ठीक है, विनब्लास्टिन कहां से निकाला जाता है, विंका रोजिया से, विंका रोजिया या कैथरेंथस रोजियस, इसी का नाम है दूसरा कैथरेंथस रोजियस, ठीक है। ये क्या, ये कौन सा पौधा है पता है कि नहीं ये सदाबहार का पौधा है, अभी हम दिखा सकते हैं लेकिन खोलेंगे तो हमारा जो है लैपटॉप जो है जवाब दे देगा वापस आने में। तो ये सदाबहार का पौधा है, यहाँ से दो टाइप के ना ड्रग्स निकाले जाते हैं, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, और ये क्या होते हैं, ये एंटी कैंसरस ड्रग्स होते हैं, क्या
एंटी कैंसरस ड्रग्स। कुरकुमिन कहां से निकाला जाता है? ये टर्मरिक से निकाला जाता है। टर्मरिक, टर्मरिक क्या होता है? हल्दी, ठीक है। और ये भी क्या होता है? एंटी कैंसरस होता है। तो ये दोनों कुरकुमिन, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन जो होता है ना, ये सब जो होता है ये क्या है? क्या है? एंटी कैंसरस ड्रग्स है। तो ये ड्रग्स ये वाला है, इसको खा के यूफोरिया वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी। इसके अलावा पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे रबर हो गया, गम्स हो गया, सेलुलोज हो गया। तो सेलुलोज जो बनता है ये आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी है, लेकिन सेलुलोज जो है पार्टिसिपेट भी करता है कहाँ पे? कहाँ पार्टिसिपेट करता है? अरे भाई सेल वॉल है प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज आपको देखने को मिलता है। लेकिन उसके अलावा जो फाइबर्स होते हैं सेलुलोजिक फाइबर्स, ठीक है, जैसे सन हेम्प में होता है सेलुलोजिक फाइबर्स, या बास्ट फाइबर जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? तो यहाँ पे यही था, देखिए यहाँ पे दिखाया लिखा है दीज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, नाम दिया है। while primary metabolites have identifiable function and play known role in normal physiological processes। लेकिन इसके साथ साथ क्या है? we do not at the moment understand the role or functions of all the secondary metabolites। कुछ कुछ का पता है लेकिन सबका नहीं पता है। कहानी क्लियर? नाम पता हो गया कुछ कुछ कि क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसमें से कुछ आएगा तो दीज आर दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नेचर भी आप देखिएगा कि है क्या ये, ठीक है, समझ रहे कि नहीं? इसमें ये भी लाइन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट लाइन है, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। कैसे भाई? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है भाई? इकोनॉमिक बेनिफिट आपके लिए होगा ना, इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है, ये आपके लिए होगा, हमारे लिए, मतलब फॉर द ह्यूमन बींग्स। लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का क्या मतलब होता है? जो इकोलॉजी के लिए हो, इकोलॉजी के लिए हो, इकोसिस्टम के लिए हो। तो क्या होगा? एक एग्जांपल आपको बताते हैं, आपने नाम सुना होगा, इसे यहाँ लिखा है हमने, लाइकेंस। लाइकेंस का नाम सुना है कि नहीं? नहीं सुना है तो बताते हैं। लाइकेंस में दो कंपोनेंट होते हैं, एक फंगी का कंपोनेंट होता है, फंजाई का, और दूसरा एल्गी का कंपोनेंट होता है, ठीक है। और ये दोनों जो है ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है ना डिपेंडेंट है। ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर। कोई भी अकेला नहीं रह सकता, अकेला रहेगा तो दोनों जो है कहानी खत्म। अगर इस एसोसिएशन से ये फंजाई निकल जाए तो एल्गी भी बाद में निकल जाएगा, और अगर ये निकल गया तो ये भी गया काम से, ठीक है। सो दोनों काम है यहाँ पे। कहानी समझ में आई कि नहीं? ये एसोसिएशन बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये बायोटिक इंटरेक्शंस में भी हमने पढ़ा है, तो ये दोनों एक साथ निकलते हैं। इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं माइकोबायंट। यहाँ पे हम डिटेल नहीं पढ़ने इसका, ठीक है। और इसको बोलते हैं फाइकोबायंट। फाइको का मतलब एल्गी है, फाइकोबायंट। सो लाइकेन एक्चुअली में क्या होता है ना, ये सक्सेशन, जो प्राइमरी सक्सेशन है, ठीक है, इसमें सबसे जो पहली स्टेज है जिसको पायनियर स्पीसीज बोलते हैं ना, तो लाइकेंस एज ए पायनियर स्पीसीज काम करती है। कहने का मतलब है कहीं बेयर रॉक है, सक्सेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इकोलॉजी का सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां मैंने बताया हुआ है, फिर से आप अगर नहीं पढ़े तो फिर से लेक्चर देखिए, ठीक है। पायनियर स्पीसीज का मतलब होता है सबसे बेसिक, जैसे कोई रॉक है या डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में कोई पौधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वहां पे सबसे पहला जो पौधा ग्रो करेगा, मान लीजिए ये सबसे पहला ग्रास ग्रो किया, तो ये क्या होगा? ये लाइकेन होगा, या क्या होगा? मॉस होगा, जिसको ब्रायोफाइट बोलते हैं। इन्हीं दोनों में से ये होगा। और इसमें भी लाइकेन की अलग अलग वैरायटी होती है। तो यहाँ पे जो देखने को मिलता है ये क्रस्टोज टाइप का होता है, क्रस्टोज टाइप का लाइकेन। समझ रहे हैं ना? तीन टाइप की बेसिकली होते हैं। क्रस्टोज एक टाइप होता है, दूसरा फ्रूटिकोज होता है। क्या होता है इधर देखिए, फ्रूटिकोज, और तीसरा फोलिएज या फोलियोज। तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। सो ये क्रस्टोज टाइप का जो लाइकेन होता है, ये सबसे पहले डेजर्ट पे या रॉक एरिया में, ठीक है, या बेयर लैंड एरिया में ग्रो करता है, जहां पे पहले कभी भी कोई भी वेजिटेशन नहीं रहा हो, ठीक है। और ये क्या करता है? ये ग्रो करता है और वहां की सॉइल को ना मॉडिफाई करता है, सो दैट दूसरे प्लांट की स्पीसीज वहां आके ग्रो कर सके, तभी तो सक्सेशन कंप्लीट होगा। बेयर रॉक से अगर फॉरेस्ट बनना है
बेयर रॉक से अगर फॉरेस्ट लैंड बनना है तो इसके बीच की डिफरेंट स्टेजेस आएंगे ना। हर स्टेज में क्या होगा, सॉयल और इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन होगा, माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन वहां की चेंज होगी, माइक्रो इन्वायरमेंट चेंज होगा। और वो क्या फैसिलिटेट करेगा, वो फैसिलिटेट करता है दूसरी स्पीसीज को। ठीक है, हम यहाँ सक्सेशन डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, प्लीज डू माइंड इट। क्लियर है, मैं यहाँ पे आया टर्म इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, सो लाइकेन क्या करता है ना, लाइकेन एक एसिड रिलीज करता है, इसको लाइकेनिक एसिड बोलते हैं। और यही हेल्प करता है क्या, रॉक को कि ब्रेक करने में, उसको लूज करने में। और वही क्या करता है, फैसिलिटेट करता है फर्दर स्पीसीज के डेवलपमेंट में। क्लियर है, स्टैब्लिशमेंट में और डेवलपमेंट में। आई होप कि आपको इतनी कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब आते हैं बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो हमने मेटाबोलाइट पढ़ा उसमें हमने लिखा कि स्मॉल और बिग कुछ भी हो सकते हैं, स्मॉल एंड बिग, अलग अलग साइज के। तो जो बिग वाले होंगे इनको हम टर्म क्या देते हैं, मैक्रो, और जो स्मॉल वाले होते हैं इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो। सो बायो मैक्रोमॉलिक्यूल, समझ रहे हैं ना। तो मैक्रो का मतलब क्या है, मैक्रो का मतलब ये है कि जो हमने इसके पहले पढ़ा था, दो फ्रैक्शन जब हम बनाए थे ना कि भाई आप मोर्टार एंड पेसल लेके यहाँ पे मटेरियल लेके लिविंग टिश्यू का इसको पीस देंगे, उसके बाद पीसने के बाद जब इसको फिल्टर करेंगे, ठीक है, छन्नी से, नहीं हाँ ना, बताए थे ना, छन्नी से फिल्टर करेंगे और यहाँ से फिल्ट्रेट जो आएगा नीचे ये फिल्ट्रेट होगा, और यहाँ पे जो बचा रहेगा, यहाँ पे दूसरे कलर से कर देते हैं, यहाँ पे जो बचा रहेगा ये क्या हो जाता है, ये होता है सुपरनेटेंट बोलते हैं या रिटेंटेंट बोलते हैं। क्या, रिटेंटेंट या रिटेंटेट। ठीक है, कहने का मतलब ये रुका हुआ है, रिटेंट हो गया, रिटेंशन हो गया है, और ये फिल्टर में आ गया है। तो ये फिल्ट्रेट होता है, जो ये सॉल्युबल फ्रैक्शन है, सॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, कौन सा, एसिड, क्योंकि हमने एसिड यूज किया था, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, टीसी यूज किया था ना, यस, ये हो गया। और ये वाला क्या होता है, ऊपर वाला जो आया नहीं, ये होता है नॉन सॉल्युबल फ्रैक्शन, यही पढ़े थे ना भाई। तो बायो मैक्रोमॉलिक्यूल, अब सोचिए कि यहाँ पे जो रुकेगा, इसको पहले ही हमने बोले हैं कि इसका नेचर क्या होगा, बड़ा साइज का होगा ना, मैक्रो होगा, और जो यहाँ आया है ये क्या होगा, माइक्रो होगा। तो इस वाले सेक्शन में ही पढ़ेंगे, जो माइक्रो होता है ना, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन वाले जो होते हैं, इनका साइज जो होता है लेस देन नॉर्मली 800 डाल्टन होता है, 800 डाल्टन। ठीक है, और जो मैक्रो होते हैं यूजुअली इनका साइज मोर देन 800 डाल्टन कह लीजिए, या मोर देन 1000 बोल लीजिए, ये होता है। समझ में आया कि नहीं कहानी। तो जो मैक्रो वाले होते हैं ज्यादा होते हैं इससे, और माइक्रो वाले लेस देन 800 डाल्टन। ये देखा गया, जब हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमको ऐसा मिला कि जो माइक्रो वाले हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में जो आते हैं, उनका साइज यूजुअली रेंज कहां से कहां तक करता है, वो लिमिट थी मैक्सिमम, कहां से रेंज करता है, 18 से लेके 800 डाल्टन अप्रोक्सीमेटली। और ये कौन से पूल में है, एसिड सॉल्युबल पूल, या जिसको क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल वाले को बताओ भाई, फिल्ट्रेट वाला, फिल्ट्रेट सेक्शन। समझ में आया, फिल्ट्रेट। सो यही यहां पे दिया हुआ है। सो यहां पे हमको मैक्रो के कैटेगरी में 4 मिलते हैं बेसिकली। प्रोटीन देखने को मिलता है, न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है, पॉलीसैकेराइड्स मिलते हैं, और उसके अलावा लिपिड्स मिलता है। ठीक है, जो मैक्रो है ये याद रखिएगा, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्रो की। किसकी बात कर रहे हैं, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। तो मैक्रो में कौन कौन आता है, प्रोटीन आएगा, न्यूक्लिक एसिड आएगा, पॉलीसैकेराइड आएगा, लिपिड आएगा। लेकिन अगर रियल में हम जब देखते हैं ना, तो प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, पॉलीसैकेराइड का, इनका जो साइज होता है ये मोर देन 1000 मिलेगा डाल्टन। मोर देन 1000 का मतलब इन जनरल जो मिलता है वो तो 10,000 के रेंज में मिलता है, 10,000 डाल्टन की कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन जो लिपिड है इसका रियल में साइज जो है ना, ये छोटा है 800 से। ठीक है, ये रियल में मैक्रो है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे टिका रहता है, किसमें, रिटेंट में। ये फिल्ट्रेट में नहीं आता है,
डिस्पाइट बीइंग दी स्मॉलर इन साइज। तो ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल का एक्सेप्शन है। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल रियल में लिपिड्स नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम रिटेंटेंट जो होता है या इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जो होता है उसकी स्टडी जब करते हैं एसिड इनसॉल्युबल की, तो उसमें हमको ये भी दिखता है कि ये भी पड़ा है। तो ये कैसे पड़ता है इसका हम आपको कहानी बता देते हैं। आपने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसे देखा होगा, तो हमने बताया है, सेल पढ़े होंगे तो बताए हैं कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। ऐसे राउंड राउंड ये क्या होता है, हेड होता है और दो ठो यहाँ पे टेल होती है, ठीक है। नहीं, ऐसे ही होता है पूरा। ये क्या होता है, ऊपर हेड होता है और ये बीच में टेल होता है। ये किसके बेसिस पे होता है, क्यों, हेड जो होता है ये फिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, मतलब वाटर लविंग। और ये जो टेल होती है ये क्या होती है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। इसीलिए ऐसा स्ट्रक्चर बना है ना, क्योंकि इनको भाई एक्सपोज नहीं किया जाता है वाटर से, ठीक है, या वाटर वाला जहां पे मीडियम रहेगा इनको अंदर रखा जाता है, एक्सपोज नहीं किया जाता है। अब मान लीजिए कि जब हम क्रश करते हैं, इसको ब्रेक किए, तो ये सारा सिस्टम ब्रेक होगा छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है। अब छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो गया, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इतना ऐसे एक्सपोज होके है नहीं, तो ये क्या होता है, ये टूटा हुआ रहता है नहीं, ये माइसेली बना लेता है, मतलब ये खुद ही ज्वाइन करके ऐसे सर्कल बना लेगा बड़ा सा, और ये जो है हेड बाहर आ जाएगा और टेल जो है अंदर ऐसे ऐसे घुसा रहेगा। तो ये जो वेसाइकल टाइप का स्ट्रक्चर बना ना, ठीक है, इसी को माइसेली बोलते हैं, वेसाइकल बोलते हैं, ठीक है। और ये इसलिए बनाता है क्यों, क्योंकि अंदर का जो है एरिया जो है ये, सॉरी, इसका जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर हेटिंग, ठीक है। कहते ना कि इसको फोबिया हो गया है, हाइड्रोफोबिया हो गया है, मतलब अरे रेबीज से हाइड्रोफोबिया ही तो होता है। फोबिया का मतलब डर होता है, हाइड्रो का मतलब पानी, पानी से डर। तो ये इस चक्कर में राउंड शेप में हो जाता है, वेसाइकल बना लेता है। और यही चक्कर होता है कि ये फिल्टर से क्रॉस नहीं हो पाता है। फिल्टर से क्रॉस नहीं हो पाएगा तो कहाँ रुकेगा, ऊपर रुक जाएगा, तो रिटेंटेंट का पार्ट बन जाता है, ठीक है। और रिटेंटेंट का पार्ट बनते ही प्रोटीन हो गया, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो गया, पॉलीसैकेराइड्स, और इस कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड या लिपिड हो गए। इसी की कैटेगरी में क्या आ जाता है, लिपिड भी आ जाता है, न्यूक्लिक एसिड भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी कैटेगरी में लिपिड आ जाता है। कहानी क्लियर हुई कि नहीं, हाँ, रीड करिएगा तो यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है इसमें, ठीक है। तो लिपिड की अगर हम बात करते हैं तो लिपिड जो है ना स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, लेकिन हम उसके कैटेगरी के बेसिस पे बोलते हैं। तो एसर्शन रीजन का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो इस चीज को क्लियरली ध्यान रखिएगा, ठीक है। बायोमैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक्सेप्शन क्या है, और एक्सेप्शन है तो क्यों है, क्योंकि एसर्शन रीजन में यही क्वेश्चन बनेगा, ये वाला देखिए, यही हमने आपको समझाया है। कहानी समझ में आई, और इसी को यहाँ पे पूरा डिटेल में हमने जो बताया है वही अभी यहाँ समझा रहे थे। सो लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। पूरी कहानी क्लियर हुई, ओके। अब एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में हमने बताया कि बहुत सारे होते हैं। तो रफली क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म में है ना, सेल होता है, तो सेल में दो फ्रैक्शन है, ये न्यूक्लियस वाला हो गया और ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये बोल रहा है कि रफली जो साइटोप्लाज्म के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल फ्रैक्शन में आते हैं। लेकिन इसी साइटोप्लाज्म में जो अदर है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल घूम रहा है जो बड़ा बड़ा है, डीएनए आरएनए, स्पेशली आरएनए, तो वो भी इसी में रहता है। लेकिन मोस्टली जो साइटोप्लाज्मिक फ्रैक्शन होता है वही कंपोज करता है क्या, एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। तो इसको यहाँ पे समराइज किया गया है कि जो कंपोजिशन है सेल का, एवरेज कंपोजिशन सेलुलर मास में क्या क्या चीजें हैं। तो वाटर 70 to 90% याद रखना है भाई, ठीक है। प्रोटीन कितना है, 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3% अराउंड, लिपिड 2% अराउंड, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, आयंस जो होते हैं 1%, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये कंपोजिशन जो है ना थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, नहीं तो पूछ देगा और आप कंफ्यूज रहेंगे, और जबकि ये सीधा सीधा दिया हुआ है। जितना भी इमेज और ब्लॉक्स आपको दिया रहता है ना, उसको क्लियर शब्दों में मैं बोल रहा हूं, आपको एकदम से दिमाग में बैठा के चलना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। जैसे एक ब्लॉक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो इमेजेस हमने पहले दिखाई है, जैसे ये सारी इमेजेस जो दिखाई ना, आप इसको ध्यान में रखिएगा भाई, क्या है। नहीं ध्यान में रखेंगे कंफ्यूज होंगे, यही से ये इमेज उठा के दे देगा, अब बोल देगा कौन सा अमाइनो एसिड है, नहीं बता पाएंगे। शुगर में राइबोज कौन सा है, ग्लूकोज कौन सा है, ये बता देगा, नहीं बता पाएंगे। ग्लिसरॉल का ये स्ट्रक्चर क्या है, पामिटिक एसिड का क्या है, लेसिथिन कई बार पूछा है, 2 बार 3 बार पूछ चुका है, क्या है, फास्फोलिपिड है, मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर, कोलेस्ट्रॉल, देखिए स्ट्रक्चर, ये सब ध्यान में रखना है आपको। प्यूरिन क्या है, पायरिमिडीन क्या है,
डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एडेनोसिन, न्यूक्लियोसाइड यूरिडीन या जो भी है, इनमें जितनी भी एनसीईआरटी में दी हुई है उसको बाय हार्ट एकदम दिमाग में एकदम पिक्चर ऐसे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जब भी एनसीईआरटी खोलिए उस पर पहुंच जाइए। तो अगला स्ट्रक्चर हम थोड़ा देख लेते हैं, प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, देख ले, नहीं देखें, प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर अभी देख लें कि इसको कंटिन्यू करें आगे में। चलिए इसको अभी इसी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, बस 5 मिनट आप रेस्ट ले लीजिए।